शरीर जब अंदर से खोखला होने लगे तो क्या होता है? जब शरीर के आधार स्तंभ ही हिल जाए। हाँ, वो पीड़ा जो बाहर से नजर नहीं आती। आज हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे। नमस्कारम, हम व्योम वैद आपका संहिता ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। चलिए हमारी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 की यात्रा और इसका सुश्रुत संहिता के साथ तुलनात्मक अध्ययन शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है मल क्षय। आयुर्वेद में देखिए, शरीर को एक इकोसिस्टम की तरह देखा जाता है। इसमें पोषण लेना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपशिष्ट यानी मल को सही ढंग से बाहर निकालना। बिल्कुल। जब ये निकासी की प्रक्रिया गड़बड़ाती है तो शरीर एक तरह से खतरे की घंटी बजाता है। आज हम उन्हीं घंटियों को पहचानना सीखेंगे। जैसा कि पहली स्लाइड में है, द हॉलो बॉडी डिकोडिंग मलक्षाया। ये शरीर के आंतरिक संतुलन की कहानी है। इस कहानी को समझने के लिए चलिए एक काल्पनिक मरीज की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है, थका हुआ है और उसे अपने हृदय के पास एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। साथ ही उसकी त्वचा भी रूखी और बेजान है। एक आधुनिक डॉक्टर शायद कई टेस्ट लिखेगा, लेकिन एक वैद्य सबसे पहले उसके शरीर के निकास मार्गों के बारे में पूछेगा, है ना? सही बात है, मल मूत्र के बारे में। तो चलिए इसी मरीज के लक्षणों को एक एक करके सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं उस दर्द से जो शायद दिल का है ही नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा। ये पुरीशिक क्षय यानी मल की कमी का एक क्लासिक लक्षण हो सकता है। अष्टांग हृदय का श्लोक है, पुरीशे वायुर आंत्राणी शशब्दो वेष्टयन्निव कुक्षौ भ्रमति या तूर्ध्वम हृत्पार्श्वे पीडयन भृशम। 21। इसका आधार बहुत सरल है। जब शरीर में ठोस पदार्थ मतलब पुरीश कम होता है तो उसकी जगह लेने के लिए आकाश और वायु तत्व बढ़ जाता है। अच्छा, तो आंतें खाली हो जाती हैं। हाँ, और ये खालीपन ही समस्या की जड़ है। प्रकृति खालीपन पसंद नहीं करती। बिल्कुल। इस श्लोक का हर शब्द एक लक्षण है। सशब्दः इसका मतलब है कि आंतों में कोई रुकावट नहीं है, इसलिए वायु बेरोक-टोक घूमती है और गुड़गुड़ाहट की ध्वनि, जिसे गगलिंग कहते हैं, वो पैदा करती है। और ये जो वेष्ठ्यन्निव है, हाँ, वेष्ठ्यन्निव का मतलब है ऐसा महसूस होना जैसे कोई आंतों को मरोड़ रहा हो, ऐंठन हो रही हो। और ये दर्द हृदय तक कैसे पहुंचता है, ये सबसे चौंकाने वाली बात है। श्लोक कहता है यात्योर्ध्वम्, मतलब ऊपर की ओर जाना। हाँ, ये गैस, ये वायु ऊपर की ओर चढ़ती है और डायाफ्राम पर दबाव डालती है। इसी दबाव का नतीजा है हृत पार्श्वे पीडयन भृशम, यानी हृदय और पसलियों में बहुत तेज चुभने वाला दर्द। तो मरीज को लगता है कि उसे दिल की ही कोई समस्या है, जबकि जड़ उसके पेट में। एग्जैक्टली। इसको मन में बिठाने के लिए ऐसा सोचे कि आंतें एक खाली सुरंग है। इस खाली सुरंग में हवा तेज रफ्तार से घूम रही है, आवाज भी आ रही है, और ये हवा ऊपर उठकर हृदय के पास दबाव बना रही है, जिससे दर्द हो रहा है। हमारी संहिता ट्रिक भी यही कहती है, एम्प्टी बाउल राइजिंग हाउल, यानी पेट खाली तो गैस की चीख ऊपर हृदय तक आई। ये बहुत दिलचस्प है, पर क्या सभी आचार्य इस बात से सहमत है? क्या चरक, सुश्रुत और वाग्भट तीनों इस दर्द का कारण पेट को ही मानते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर तुलनात्मक अध्ययन काम आता है। अगर आप कल्पना करें कि तीनों आचार्य एक ही मरीज को देख रहे हैं तो तीनों अलग अलग जगह इशारा करेंगे। अच्छा। आचार्य वाग्भट और सुश्रुत दोनों मरीज की छाती की ओर इशारा करेंगे क्योंकि उनका ध्यान हृत पार्श्व पीड़ा पे है। ठीक है। लेकिन आचार्य चरक मरीज के पेट की ओर संकेत करेंगे। ऐसा क्यों? उनके दृष्टिकोण में क्या अंतर है? संहिता वार्ड्स लॉजिक टेबल इसी अंतर को समझाती है। देखिए, वाग्भट और सुश्रुत का ध्यान गैस के ऊपर जाने और उससे होने वाले हृदय के दर्द पर है। और सुश्रुत इसमें एक बात और जोड़ते हैं, सशब्दस्य, यानी ये प्रक्रिया आवाज के साथ होती है। हाँ, लेकिन आचार्य चरक का ध्यान पेट के फूलने पर है, जिसे हम अब्डोमिनल डिस्टेंशन कहते हैं। वो गैस की तिरछी गति, तिर्यक गति, उस पर जोर देते हैं। अच्छा, तो उनके अनुसार समस्या पेट में ही केंद्रित रहती है। बिल्कुल। तो परीक्षा के लिए ये एकदम साफ हो गया। अगर प्रश्न में हृदय या पसलियों के दर्द का जिक्र हो तो उत्तर वाग्भट या सुश्रुत होगा। और अगर पेट के फैलाव या फूलने की बात हो तो उत्तर आचार्य चरक होगा। बहुत स्पष्ट। चलिए अब अपने मरीज की दूसरी शिकायत पर आते हैं। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती थी और मुंह सूखा रहता था। ये तो सीधी सीधी डिहाइड्रेशन की निशानी लगती है। हाँ, लेकिन आयुर्वेद इसे और गहराई से देखता है। ये मूत्र क्षय का लक्षण है। श्लोक है,
मूत्रे अल्पम मूत्रयेत कृच्छ्राद विवर्णम सास्रमेव वा। हर शब्द एक संकेत है। अल्पम का अर्थ है मूत्र की मात्रा कम होना, ओलिगोरिया। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बगीचे को पानी कम मिल रहा हो। पौधे मुरझाने लगते हैं। हाँ, जमीन सूख जाती है, वैसे ही शरीर के अंदर के अंग सूखने लगते हैं। और जब पानी कम होगा तो जाहिर है कि मूत्र त्याग में भी कठिनाई होगी। बिल्कुल, वही है कृच्छ्रात, यानी दर्द और मुश्किल से मूत्र त्याग करना, डिस्यूरिया। और जब पानी कम और अशुद्धियां ज्यादा हों तो उसका रंग भी बदल जाता है, जिसे श्लोक में विवर्णम कहा गया है। लेकिन वाग्भट यहाँ एक बहुत ही गंभीर लक्षण बताते हैं। हाँ, सास्रम यानी मूत्र में रक्त का आना, हेमोचूरिया। एक मिनट, शरीर में पानी की कमी से मूत्र में खून कैसे आ सकता है? इसका क्या तर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे समझने के लिए एक सूखे स्पंज की कल्पना कीजिए। अगर आप एक सूखे स्पंज को पूरी ताकत से निचोड़ेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, या वो टूट जाएगा। सही, यहाँ भी वही हो रहा है। शरीर में जल तत्व सूख गया है, जिससे पित्त यानी अग्नि तत्व बढ़ गया है। ये बढ़ी हुई गर्मी और सूखापन मूत्रवाह संस्थान की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को जला देती है, जिससे रक्तस्राव होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ पानी की कमी नहीं, ये शरीर के अंदर की अग्नि का असंतुलन है। बिल्कुल। तो यहाँ ये तीनों आचार्यों के देखने का नजरिया अलग अलग होगा। एकदम, जैसे एक ही मरीज को 3 अलग अलग विशेषज्ञ देख रहे हों। इस पेशेंट ट्रायड चार्ट से ये साफ होता है। आचार्य चरक एक जनरल फिजिशियन की तरह पूरे शरीर पर ध्यान देते हैं। अच्छा। वो सिस्टेमिक डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, इसीलिए उनके लक्षण है पिपासा यानी अत्यधिक प्यास और मुख शोष मतलब मुंह का सूखना। और आचार्य सुश्रुत, वो तो शल्य चिकित्सक थे। उनका ध्यान हमेशा लोकल एनाटॉमी पर रहता था। वो एक सर्जन की तरह सीधे समस्या की जगह पर देखते हैं, इसलिए वो कहते हैं बस्ती तोद, यानी ब्लैडर में, मूत्राशय में चुभने वाला दर्द। सही। और आचार्य वाग्भट एक पैथोलॉजिस्ट की तरह जो पदार्थ बाहर निकल रहा है यानी मूत्र, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। इसीलिए उनका मुख्य लक्षण है सास्रम, यानी मूत्र में रक्त की मौजूदगी। इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही सरल ACS मेथड है। अष्टांगा इज आसरा यानी रक्त, चरका इज क्रेविंग वाटर यानी प्यास, और श्रुताशूला यानी दर्द या तोद। ये आपको परीक्षा में कभी भ्रमित नहीं होने देगा। ठीक है, तो हमने ठोस मल की कमी से हुए वायु के असंतुलन को समझा और तरल मल की कमी से हुए अग्नि के असंतुलन को। लेकिन हमारे मरीज की एक और समस्या थी, त्वचा का फटना और अजीब सा सुन्नपन। अब हम आते हैं स्वेत क्षय पर, यानी पसीने की कमी। श्लोक कहता है स्वेदे रोमच्युते ही स्तब्ध रोमता स्फुटनम त्वचाहा 22। यहाँ त्वचा और रोम पर पड़ने वाले प्रभाव बताए गए हैं। इसके लक्षण क्या क्या हैं? 3 मुख्य लक्षण हैं। पहला, रोमच्युते ही यानी शरीर के बालों का गिरना। जब त्वचा को पोषण और नमी नहीं मिलती तो बालों की जड़ें कमजोर हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा है स्तब्ध रोमता यानी बालों का कड़ा हो जाना, उनमें स्टिफनेस आ जाना। और तीसरा है स्फुटनम त्वचा मतलब त्वचा का फटना, ठीक वैसे ही जैसे सूखे में धरती फट जाती है। लेकिन सुन्नापन, आप कह रही हैं कि पसीना कमाने से त्वचा सुन्न पड़ सकती है। हाँ, ये तो एक न्यूरोलॉजिकल लक्षण जैसा लगता है। यही तो आयुर्वेद की खूबसूरती है। आचार्य सुश्रुत इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण जोड़ते हैं, स्पर्श वैगुण्यम, यानी त्वचा में स्पर्श ज्ञान की हानि या सुन्नपन। हाँ, आयुर्वेद के अनुसार त्वचा की स्निग्धता, उसका तैलीय और नम होना वात को नियंत्रित रखता है। जब स्वेद यानी पसीने का क्षय होता है तो त्वचा रूखी हो जाती है, और ये रूखापन वात दोष को बढ़ाता है। बिल्कुल। और वात का एक मुख्य गुण है स्पर्श इंद्रिय को प्रभावित करना। तो त्वचा का पोषण सीधे सीधे नर्वस सिस्टम के फंक्शन से जुड़ा है। इसे याद रखने के लिए एक सूखी बंजर जमीन की कल्पना कीजिए। उस जमीन में पड़ी दरारें हैं, स्फुटनम। उस पर जो सूखी घास टूटकर गिर गई है वो है रोमच्युति। और जो थोड़ी बहुत घास सीधी और अकड़ी हुई खड़ी है वो है स्तब्ध रोमता। सही। संहिता ट्रिक सीधी है। वाग्भट बालों की स्थिति पर ध्यान देते हैं, जबकि सुश्रुत त्वचा को छूकर उसके स्पर्श ज्ञान को परखते हैं। अब स्थूल मलों के बाद शरीर के सूक्ष्म मलों की बात करते हैं। ये एक बहुत ही गूढ़ विषय है। श्लोक है मलानामति सूक्ष्माणाम दुर्लक्ष्यम लक्षयेत क्षयम स्वमलायान संशोषतोदश शून्यत्व लाभवै द्वा। 23। अति सूक्ष्म मल से क्या मतलब है?
जैसे कान का मैल या आंखों का कीचड़। बिल्कुल, ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनका क्षय आसानी से नजर नहीं आता। इसलिए श्लोक में कहा है दुर्लक्ष्यम। हम इनका पता सीधे नहीं लगा सकते। नहीं, हम अनुमान लगाते हैं इनके निकलने के स्थान, यानी इनके ऑरिफिसेस, जिन्हें मलायन कहा गया है, उनमें दिखने वाले लक्षणों से। और ये लक्षण क्या हैं? 4 लक्षण बताए गए हैं एक क्रम में। हाँ। पहला संशोष यानी सूखापन, दूसरा तोध यानी चुभने वाला दर्द, और तीसरा शून्यत्व यानी खालीपन या एम्प्टीनेस, और चौथा लाघव मतलब हल्कापन। इसे समझने के लिए एक पुराने खाली मकान के गलियारों की कल्पना कीजिए। वो खाली कमरा इंद्रिय का स्थान मलायन है। अच्छा। उसकी सूखी दरार वाली दीवारें संशोषण हैं। जमीन पर उगे कांटे या कंकड़ तोद यानी चुभने वाले दर्द का प्रतीक हैं। कमरे के बीच का खालीपन शून्यत्व है, और हवा में उड़ते हुए धूल के कण या पंख लाघव यानी हल्केपन को दर्शाते हैं। इसका क्रम याद रखने के लिए सहिता ट्रिक है STSL। शोषा से तोड़ा, फिर शून्य और अंत में लाघव महसूस होता है। तो हमने मरीज के सारे लक्षण एक एक करके समझ लिए, पर इन सब के पीछे काम करने वाला मूल सिद्धांत क्या है? क्यों किसी एक चीज की कमी से दूसरी चीज बढ़ जाती है? यह आयुर्वेद का एक मौलिक सिद्धांत है जो अगले श्लोक में छिपा है। दोषादीनाम यथास्वम च विद्याद वृद्धिक्षयो भिषक क्षयेण विपरीतानाम गुणानाम वर्धनेन च। 24। इसका अर्थ है कि एक चिकित्सक को यह समझना चाहिए कि जब भी शरीर में किसी तत्व का क्षय होता है तो उसके विपरीत गुणों वाले तत्व की अपने आप वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल। इसका कोई सरल उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है कफ और वात का। कफ का गुण है स्निग्ध, भारी, शीतल। वात का गुण है रूखा, हल्का, चल। विपरीत गुण। हाँ, जब शरीर में कफ का क्षय होता है यानी चिकनाई और भारीपन कम होता है तो इसका परिणाम क्या होगा? वात की वृद्धि होगी, क्योंकि रूखापन और हल्कापन बढ़ जाएगा। सही। और चिकित्सा का सिद्धांत भी यही है, जो गुण कम हो गया है उसी के समान गुणों वाली चीजें देकर उसे बढ़ाओ। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक तराजू की कल्पना कर सकते हैं। एक पल्लड़े पर है कफ के गुण, चिकनाई, तेल। ये पल्लड़ा ऊपर उठ रहा है जो क्षय को दर्शाता है। दूसरे पल्लड़े पर वात के गुण है रूखापन, सूखापन। ये पल्लड़ा अपने आप नीचे जा रहा है जो वृद्धि को दर्शाता है। एक के घटने पर दूसरा अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल। ठीक है, ये तो हुआ कि शरीर के अंदर क्या होता है, लेकिन एक वैद्य इसका निदान कैसे करता है? निदान का सूत्र अगले भाग में है। वृद्धिर्मलानाम संगाच क्षयम चाते विसर्गतः। ये बहुत सरल और गहरा सूत्र है। संग यानी रुकावट से वृद्धि होती है, जैसे कब्ज होने पर मल की वृद्धि। हाँ। और अति विसर्ग यानी जरूरत से ज्यादा निकल जाने से क्षय होता है, जैसे दस्त लगने पर मल का क्षय। और आचार्य चरक इसमें जोड़ते हैं कि वृद्धि के साथ गुरुता या भारीपन और क्षय के साथ लाघव या हल्कापन महसूस होता है। इसे याद रखने के लिए 2 तस्वीरें हैं। पहली एक बांध की, द डैम। पानी रुका हुआ है और उसका स्तर बढ़ रहा है, ये संग से होने वाली वृद्धि है। दूसरी तस्वीर है एक फटे हुए पाइप की, द बर्स्ट पाइप। पानी तेजी से बह रहा है जिससे कमी हो रही है, ये अति विसर्ग से होने वाला क्षय है। इसका स्मरक भी बहुत अच्छा है। स्टॉप इक्वल्स अप संगा, गो इक्वल्स लो विसर्गा। ये सब समझने के बाद हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, हमारे मरीज को इतनी पीड़ा क्यों हो रही थी? जाहिर है कि ये क्षय उसे बहुत तकलीफ दे रहा था, पर क्यों? क्या अधिकता से ज्यादा पीड़ादायक कमी होती है? इसी प्रश्न का उत्तर इस अध्याय का सार है जो अंतिम श्लोक में है। मलोचितत्वाद देहस्य क्षयो वृद्धिस्तु पीड़नः। 25। यह श्लोक कहता है कि वृद्धि की तुलना में क्षय अधिक पीड़ादायक होता है। और कारण एक शब्द में है, मलोचितत्वात्। इसका अर्थ है कि शरीर इन मलों का आदी हो चुका है, ये शरीर के लिए साथ में या कंपैटिबल है। मतलब ये शरीर की व्यवस्था का एक हिस्सा है, भले ही वो अपशिष्ट हो। तो आप कह रहे हैं कि शरीर किसी जानी पहचानी चीज के चले जाने से ज्यादा घबराता है बजाय किसी नई चीज के आने से? बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक मंदिर की कल्पना कीजिए। अच्छा। वृद्धि को आप मंदिर की छत पर रखे एक अतिरिक्त पत्थर के बोझ की तरह देख सकते हैं। यह एक बोझ है, यह संरचना पर दबाव डाल रहा है, पर मंदिर अभी भी खड़ा है। ठीक है, लेकिन क्षय क्या है? क्षय उस मंदिर के एक स्तंभ को ही हटा देना है। ओह। जैसे ही स्तंभ हटता है,
पूरी संरचना अस्थिर और खतरनाक हो जाती है। बात तो सही है। शरीर एक ज्ञात अतिथि यानी वृद्धि को किसी तरह संभाल सकता है, लेकिन जब एक सहायक प्रणाली यानी क्षय को ही हटा दिया जाता है तो वो ढहने लगता है। ये सिर्फ शरीर का नियम नहीं, ये तो जीवन का भी सत्य लगता है। शरीर जिस चीज का आदी हो जाता है, उसका चले जाना किसी नई मुसीबत के आने से ज्यादा तकलीफ देता है। ये स्थिरता और निर्भरता पर एक बहुत गहरा सबक है। तो चलिए परीक्षा से एक रात पहले की तैयारी के लिए इन सभी लक्षणों का सार एक साथ देख लेते हैं। पुरुष क्षय में वाग्भट और सुश्रुत का संकेत है हृदय पीड़ा, जबकि चरक का संकेत है पेट का फूलना। मूत्र क्षय में वाग्भट का मुख्य लक्षण है रक्त यानी साश्रम, चरक का ध्यान है प्यास पर और सुश्रुत का ध्यान है स्थानीय दर्द, बस्ती तोद पर। और स्वेद क्षय में वाग्भट बालों के झड़ने या कड़ेपन की बात करते हैं, जबकि सुश्रुत त्वचा के सुन्न होने यानी स्पर्श वैगुण्यम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और सामान्य नियम रुकावट संग से वृद्धि होती है, तो अत्यधिक निकास विसर्ग से क्षय होता है। और हमेशा याद रखें, क्षय वृद्धि से ज्यादा पीड़ा देता है। तो ये था हमारे अध्याय का भाग, जिसमें हमने मल क्षय के लक्षणों को बहुत गहराई से समझा। अगले भाग में हम दोषों का आश्रय संबंध और इनकी चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना प्रेम बनाए रखें। आपके कमेंट्स में दिए गए फीडबैक हमें और ज्यादा मेहनत करने के लिए ऊर्जा देते हैं। हमारे काम को पसंद करने के लिए धन्यवाद। इन दृश्यों का अभ्यास करते रहें और हम आपसे संहिता ट्रिक्स YouTube चैनल पर अगले व्याख्यान में मिलेंगे।